ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जून 2026 में रिलीज की है, एक बहुत बड़ा अलार्म बेल है। इसका नाम है द रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी पाथवेज टू प्रोस्पेरिटी। आज हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकें कि ओशियन इकोनॉमी क्या है, क्यों सिर्फ सस्टेनेबल रहना काफी नहीं है, और अगर हम अभी एक्शन नहीं लिए तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट की फॉरवर्ड की, यानी जो लोग ये रिपोर्ट लाए हैं उन्होंने क्या कहा। दो बड़े लोगों ने इसको को चेयर किया है, हेले हर्क हैंसन जो वेतनफॉल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और प्रोफेसर यू राशिद सुमेला जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में फिशरीज इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इन्होंने लिखा है कि समुद्र मतलब ओशियन इतनी चीजें देता है। नंबर 1 खाना, नंबर 2 इनकम और रोजगार, नंबर 3 कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कितने लोगों की जिंदगी और सभ्यता पूरी तरह ओशियन से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा सिस्टम ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से टूट रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, सिर्फ सस्टेनेबल रहना मतलब बस नुकसान कम करना काफी नहीं है, हमें रिबिल्ड करना होगा, रिस्टोर करना होगा। ये रिपोर्ट उसी के बारे में है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव समरी पर, यानी इस पूरी रिपोर्ट का शॉर्ट वर्जन। ओशियन इकोनॉमी हर साल 2.6 से 5.1 ट्रिलियन डॉलर जनरेट करती है और ये बिलियंस ऑफ लाइवलीहुड सपोर्ट करती है। 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड शिप्स से होता है। लेकिन उसी वक्त ओवरफिश्ड स्टॉक्स 1974 से अब तक नियरली 4 टाइम्स बढ़ गए हैं। 70 to 90% कोरल लीव्स अगली 2 डिकेड्स में खत्म हो सकती है। 2100 तक कोस्टल फ्लड डबल हो सकती है और ये 10% ग्लोबल पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। तो हम एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जो खुद अपनी नींव खोद रही है। अब रिपोर्ट कहती है हमें 3 टाइप के सेक्टर्स को समझना होगा। नंबर 1 ट्रेडिशनल सेक्टर, जैसे फिशरीज, शिपिंग, पोर्ट, ऑयल एंड गैस, ये सबसे बड़े हैं इकोनॉमिकली। इन्हें ट्रांजिशन करना होगा स्लोली बट श्योरली। और नंबर 2 ग्रोथ सेक्टर्स, जैसे ऑफशोर विंड एनर्जी, कोस्टल टूरिज्म, एक्वाकल्चर, ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और अगर सही तरीके से किया जाए तो ओशियन हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है। नंबर 3 फ्रंटियर सेक्टर्स, जैसे इकोसिस्टम, रिस्टोरेशन, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ओशियन डेटा सिस्टम्स, ये फ्यूचर के सेक्टर्स हैं जहां वैल्यू क्रिएशन डायरेक्टली इकोलॉजिकली रिकवरी से लिंक्ड है। और इन्हें अनलॉक करने के लिए 4 लीवर्स हैं: गवर्नेंस, फाइनेंस, ह्यूमन कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी एंड एआई। ये सब मिलकर काम करें तब जाके रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी पॉसिबल है। अब आते हैं चैप्टर 1 पर, द इवॉल्विंग ब्लू इकोनॉमी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है। सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लगभग एक डिकेड पहले आया था एसडीजी 14 के साथ, लाइफ बिलो वाटर। इसका गोल था कि 2030 तक ओशियंस को सस्टेनेबली यूज करें। लेकिन ज्यादातर मैट्रिक्स में ओशियन की हेल्थ गिरती रही, मतलब सिर्फ हार्म रिड्यूस करना काफी नहीं था। इसलिए अब बात हो रही है रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी की, जो सिर्फ हार्म रिड्यूस नहीं करती बल्कि एक्टिवली रिस्टोर करती है। अब 3 सेक्टर्स की बात करते हैं डिटेल में। पहला ट्रेडिशनल सेक्टर, मैनेजिंग द ट्रांजिशन। यहाँ एक रियल एग्जांपल है पोर्ट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का पोर्ट दुनिया के एक बिजिएस्ट शिपिंग हब्स में से एक है। 37 मिलियन टीईयूज हैंडल करता है एनुअली, 600 प्लस पोर्ट से कनेक्टेड है। मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी एमपीए ने क्या किया है, 1600 हार्बर क्राफ्ट्स को 2050 तक नेट जीरो बनाने का टारगेट रखा है। अमोनिया और मेथेनॉल जैसे लो कार्बन फ्यूल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिजिटल पोर्ट @SG, ये वेसल्स का रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इससे फ्यूल वेस्ट और कंजेशन दोनों कम होता है। ये ट्रेडिशनल सेक्टर का टियर 1 यानी रीजनरेटिव अलाइंड एग्जांपल है। अब ग्रोथ सेक्टर्स की बात करते हैं। ऑफशोर विंड, एक्वाकल्चर, कोस्टल टूरिज्म, ये सब बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नंबर 3 पर फ्रंटियर सेक्टर्स हैं। यहाँ सबसे एक्साइटिंग चीजें हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मैंग्रोव्स, सीग्रास, कोरल रीफ्स को वापस लाना, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सस्टेनेबल फीड, मेराइन बायोमटेरियल, ओशियन डेटा सर्विसेज, एआई और सैटेलाइट से रियल टाइम ओशियन मॉनिटरिंग। मतलब पैसा भी आ रहा है और इस सेक्टर में, और ये अच्छी बात है। अब चैप्टर 2 पे बात करते हैं, रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी में क्या फर्क है। सस्टेनेबिलिटी कितना यूज कर सकते हैं बिना डिप्लीट किए, लेकिन रीजनरेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिस्टोर और स्ट्रेंथन कैसे करें। अब इस रिपोर्ट में एक 3 टियर सिस्टम बताया गया है, कैसे कोई एक्टर इस जर्नी में कहाँ खड़ा है। टियर 1 रीजनरेटिव अलाइन, ये वो एक्टर्स हैं जो हार्म रिड्यूस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन की तरफ। ऑफशोर विंड टर्बाइन जिसमें मेराइन हैबिटेट फीचर्स डाले गए हैं। फिशिंग वेसल्स जिन्होंने सेलेक्टिव गियर अडॉप्ट किया जिससे बायकैच कम किया जा सके। और इसका सिंगापुर का पोर्ट ये टियर 1 का बेस्ट एग्जांपल है। टियर 2 रीजनरेटिव ऑपरेशनल, ये वो हैं जो जेनुअली नेट इंप्रूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्वालिटी, और ये उनका कोर बिजनेस है, पेरिफेरल प्रोजेक्ट नहीं। जैसे रेस्टोरेटिव एक्वाकल्चर जो पानी साफ करे और इनकम भी दे, मैंग्रोव रिस्टोरेशन एंटरप्राइजेज जो इको टूरिज्म से पैसे कमाएं, और रीजनरेटिव टूरिज्म ऑपरेटर्स। अब टियर 3 में है रीजनरेटिव नेटिव, ये एस्पिरेशनल है, सिर्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स जो बिना एक्सटर्नल सब्सिडी के काम करें और सब कैपिटल इंप्रूव करें, जैसे इंडिजिनियस मैनेज मैराइन इकोसिस्टम, सेल्फ परपिटुएटिंग रीफ रिस्टोरिंग सिस्टम्स। अब एक केस स्टडी देखते हैं, होलैंड्स कूस्ट जुइड विंडफॉर्म नीदरलैंड की।
ये यूरोप का पहला ऑफशोर विंड फार्म है जो बिना गवर्नमेंट सब्सिडीज के बनाया गया है। वेटनफॉल, BASF और अलायंस ने मिलकर 139 टर्बाइंस, 1.5 गीगावाट कैपेसिटी और लगभग 15 लाख हाउस होल्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी। और क्या किया इन्होंने ओशियन के लिए? टरबाइन फाउंडेशंस में इलेक्ट्रिकल ओपनिंग डाली ताकि मेराइन स्पीसीज शेल्टर ले सकें। आर्टिफिशियल रॉक रीफ इंस्टॉल किए। डबल बबल कर्टेन लगाए जिससे कि कंस्ट्रक्शन नॉइस को कम किया जा सके और मेराइन मैमल्स को डिस्टर्ब ना हो। AI और थर्मल कैमरा से बर्ड माइग्रेशन के वक्त टर्बाइंस टेम्पररी शट डाउन हो जाते हैं। यह है टीयर 2 रीजनरेटिव ऑपरेशनल का परफेक्ट एग्जाम्पल। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं जिसमें 4 लीवर्स के बारे में बात की गई है। 4 लीवर्स टू अनलॉक ए रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी। पहला लीवर है गवर्नेंस और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ओशियन रीजनरेशन फेल्टर्स नॉट फॉर वांट ऑफ साइंस और एम्बिशन बट बिकॉज गवर्नेंस रिमेन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेक्टर बाय सेक्टर एक्सट्रैक्शन। मतलब हमें नॉलेज है, इंटेंशन भी है, लेकिन सिस्टम ही गलत बनाया गया है। सेक्टोरल गवर्नेंस एक मिनिस्ट्री फिशरीज देखती है, दूसरी एनर्जी, तीसरी इन्वायरमेंट और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस। मल्टीपल डिसीजन मेकिंग सेंटर्स लोकल से ग्लोबल एक पिरामिड में काम करें। इसके 4 लेवल्स हो सकते हैं। पहला लोकल एंड कम्युनिटी, कस्टमरी रूल्स, इंडिजिनियस गवर्नेंस। दूसरा सब नेशनल, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज परमिटिंग। तीसरा नेशनल, सस्टेनेबल ओशियन प्लान्स, फिजिकल पॉलिसी। नंबर 4 रीजनल और ग्लोबल ट्रांसबाउंड्री कोऑर्डिनेशंस। और साथ में एक ब्रिजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटर जो सबको कनेक्ट करे। इसमें एक केस स्टडी है बर्ड्स हेड सीस्केप इंडोनेशिया की। पपुआ और वेस्ट पपुआ में कोरल ट्रायंगल के अंदर एक 2,25,000 किलोमीटर स्क्वायर का मेराइन रीजन है। ये दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स मेराइन रीजन में से एक है। 2004 में एक इनिशिएटिव शुरू हुआ बर्ड्स हेड सीस्केप जिसमें कंजर्वेशन इंटरनेशनल, द नेचर कंजर्वेंसी, WWF और 30+ पार्टनर्स ने मिलकर काम किया। और अब 20 साल बाद रिजल्ट 26 मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि 52,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मिजरेबल इंप्रूव हुई है, कम्युनिटीज की इनकम डाइवर्स हुई, इको टूरिज्म बढ़ा, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग इंप्रूव हुई। 2025 में राजा अंपत को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेशन मिली। ये एक रियल वर्ल्ड प्रूफ है कि पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस काम करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पैसिफिक आइलैंड्स का नोरू एग्रीमेंट। 8 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूना फिशरी मैनेज की। वेसल डे स्कीम, एक सिस्टम जिसमें टोटल फिशिंग डे कैप है। अब इसने क्या किया? रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गई, फिश स्टॉक्स हेल्थी रहे, कम्युनिटीज को बार्गेनिंग पावर मिली इंटरनेशनल फ्लीट्स के अगेंस्ट। यह है कलेक्टिव गवर्नेंस की ताकत। अब दूसरा लीवर है फाइनेंस। लेस देन 1% ऑफ ओशियन इकोनॉमी, सोच के देखो, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 1% से भी कम इन्वेस्ट हो रहा है सस्टेनेबिलिटी में, और ऊपर से हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज भी चल रही हैं। तो फाइनेंस के 3 पिलर्स हैं इस रिपोर्ट में। पहला है पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट्स को पहले हार्मफुल सब्सिडीज बंद करनी चाहिए, फिर लेवीज और फीस जो ओशियन को डैमेज करें उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा पिलर है इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ब्लू बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली ओशियन कंजर्वेशन के लिए इशू होते हैं। 2018 में सेशेल्स ने $15 मिलियन का पहला ब्लू बॉन्ड इशू किया। 2025 तक ये मार्केट $10.4 बिलियन तक पहुंच गई। ऑस्टिन ने एनर्जी सेक्टर का पहला ब्लू बॉन्ड इशू किया, लगभग €100 मिलियन का, ऑफशोर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन के लिए। डीपी वर्ल्ड ने मिडिल ईस्ट का पहला कॉर्पोरेट ब्लू बॉन्ड इशू किया, लगभग $100 मिलियन का। एक्वाडोर ने तो $1.1 बिलियन का डेप्ट कन्वर्ट किया गैलापागोस मेराइन रिजर्व के लिए, जिससे $323 मिलियन का कंजर्वेशन के लिए अनलॉक हुए। इसका पिलर 3 है डायरेक्ट कम्युनिटी एक्सेस टू फाइनेंस। स्मॉल स्केल स्पेशरीज सपोर्ट 50 मिलियन पीपल, 40% ऑफ ग्लोबल मेराइन कैच, 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कैप्चर फिशीज। लेकिन ये कम्युनिटीज बैंकिंग सिस्टम से लार्जली एक्सक्लूडेड है, फाइनेंस उन्हें बाईपास करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेट बियर सी कनाडा का। 17 फर्स्ट नेशंस ने मिलकर $335 मिलियन रेज किए 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ओशियन मैनेज करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिजिनियस गवर्नेंस पहले, फंडिंग बाद में, नॉट द अदर वे अराउंड। और मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ला पास सिटी के अराउंड एक प्लेटफॉर्म बना है जो इन्वेस्टर्स, कम्युनिटीज, एनजीओज, गवर्नमेंट को एक जगह लाता है। ये प्लेटफॉर्म फिशिंग कॉर्पोरेटिव्स को फॉरगिवेबल लोन देता है जो तभी रिपेट करने होंगे जब एनवायरमेंट टारगेट्स मीट हो जाएं, यानी पैसा भी मिलता है और ओशियंस भी बचते हैं। तीसरा लीवर है ह्यूमन कैपेसिटी। विदाउट सफिशिएंट ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट्स अंडर परफॉर्म, इनइक्वालिटीज वाइडन एंड वेल डिजाइन पॉलिसीज रिमेन ऑन पेपर। कैपेसिटी इज फाउंडेशनल नॉट सप्लीमेंट्री। मतलब कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लो, कितना भी पैसा लो, अगर जमीन पर काम करने वाले लोग ट्रेन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है नेशनल एजेंसीज को पॉलिसी डिजाइन और इकोसिस्टम वैल्यूएशन सीखना, लोकल गवर्नमेंट्स को मेराइन स्पेशल प्लानिंग सीखना, इंडस्ट्रीज को रीजनरेटिव बिजनेस मॉडल बनाना सीखना, कम्युनिटीज को डेटा इंटरप्रिटेशन और एडवोकेसी सीखना। और ओशियन लिटरेसी, ये एक और कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं, समझना कि ओशियन हमें कैसे इफेक्ट करता है और हम ओशियन को कैसे इफेक्ट करते हैं। पैसिफिक आइलैंड में ये बिल्कुल सही फिट होता है।
जहां पर कंट्रीज का लगभग 96% एरिया तो ओशियन ही है। अब एक केस स्टडी देखते हैं सी रेंजर सर्विस नीदरलैंड्स की। एम्स्टरडेम बेस्ड एक सोशल एंटरप्राइजेज जिसमें 18 से 29 साल के यंग पीपल को ट्रेन किया जाता है मैरीटाइम और इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में। ये सब काम करते हैं लो इमिशन सेलिंग वेसल्स पर। क्या काम किया इन्होंने? सी ग्रासिस कोर्स ट्रांसप्लांट किए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, 2 लाख प्लस सीड्स कलेक्ट और प्लांट किए, मेराइन प्लास्टिक्स रिसर्च की। 2040 तक टारगेट है इनका कि 2000 यूथ ट्रेन करना और 1 मिलियन हेक्टेयर ओशियन बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करना। पोर्ट ऑफ रोटरडैम ने अक्टूबर 2025 में इनके साथ 3 ईयर एग्रीमेंट साइन की। दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस ओशियन कंजर्वेशन डिलीवरी गैप। ब्रिलियंट है ना। चौथा लीवर है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी विल रीजनरेट द ओशन बट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड एआई मोर फीजिबल एट लोअर कॉस्ट। ओशियन मैनेजमेंट एक फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस करता है कि आप वो मैनेज नहीं कर सकते हो जो आप देख नहीं सकते हो। और अभी हम सैटेलाइट के थ्रू सी सरफेस टेम्परेचर, सैलिनिटी आदि इमेज कर रहे हैं। सेंसर्स शिप पर लगाकर, ऑटोनोमस व्हीकल पे लगाकर और इवन मैराइन एनिमल पर लगाकर हम बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं। अब एआई क्या कर रहा है? ग्लोबल फिशिंग वॉच एक नॉन प्रॉफिट वेसल मूवमेंट से इलीगल फिशिंग डिटेक्ट करता है। नॉन स्टेट एक्टर्स अब ग्लोबली इलीगल फिशिंग फ्लैग कर रहे हैं। ईडीएनए सैंपलिंग पानी में जेनेटिक मटेरियल से पता चल जाता है कि कोई स्पीसीज यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, बिना डायरेक्टली देख के। डिजिटल ट्विंस, विंड टर्बाइंस और पोर्ट एसेट्स के वर्चुअल मॉडल जो रियल टाइम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मॉनिटर करते हैं। अब इसमें एक केस स्टडी है एलियांस मराइन इंश्योरेंस इनोवेशन की। मई 2025 में एलायंस कॉमर्शियल ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, मेराइन बिल्ड बैक बेटर एंडोर्समेंट। अब क्या होता है इसमें? अगर आपका शिप डैमेज होता है और आप रिपेयर या रिप्लेस में 5% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट या लो इमिशन टेक्नोलॉजी यूज करो तो एलायंस एडिशनल फाइनेंस सपोर्ट देता है। और ये एक जीनियस आइडिया है। रूटीन इंश्योरेंस रिपेयर डिसीजंस को डीकार्बोनाइजेशन फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक वार्निंग भी है, एआई और टेक्नोलॉजी का खुद भी इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है। डेटा सेंटर्स बिजली और पानी कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम एआई यूज कर रहे हैं ओशियंस बचाने के लिए, लेकिन एआई की वजह से दूसरे इकोसिस्टम डैमेज हो रहे हैं, तो ये सिर्फ प्रेशर शिफ्ट करना है, रिड्यूस करना नहीं है। अब एक क्विक लुक देखते हैं टेलविंड्स और हेडविंड्स पर, यानी क्या चीजें हेल्प कर रही हैं और क्या चीजें रोक रही हैं। अब इसमें पॉजिटिव फोर्सेस हैं कि ओशियन अब क्लाइमेट सिक्योरिटी एजेंडा में आ गया है। इंडिजिनियस और स्मॉल स्केल स्टेवर्डशिप को रिकॉग्नाइज मिल रहा है। मॉनिटरिंग कॉस्ट काफी कम हो गई है सैटेलाइट, ड्रोन और एआई के थ्रू। सोलर इलेक्ट्रिक वेसल्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी सस्ते हो रहे हैं। ब्लू बॉन्ड्स, डेप्थ स्वैप, कैटालिटिक कैपिटल आ रहा है। अब इसके हेडविंड्स और चैलेंजेस समझते हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मल्टीलैटरलिज्म टूट रहा है। ओशियन स्पेस पर कंपटीशन बढ़ रहा है। इनकम्बेंट इंडस्ट्रीज असिस्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट थ्रेशोल्ड्स, कोरल रीफ्स और आर्कटिक आइस लिमिट्स अप्रोच कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम फाइनेंस अभी भी एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज को फेवर करती हैं। और एक बात, कुछ हेडविंड्स स्पेशली क्लाइमेट थ्रेशोल्ड्स इतने सीरियस हैं कि गवर्नेंस अकेले उन्हें सॉल्व नहीं कर सकती। एक्शन की विंडो नैरो हो रही है। और अब आते हैं इस रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, कंक्लूजन। ए रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी इज वन दैट ट्रीट्स हेल्थी ओशियन इकोसिस्टम्स एंड थ्राइविंग कम्युनिटीज एज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, नॉट इट्स बाई प्रोडक्ट। इस पूरी रिपोर्ट का इसेंस क्या है? पहली बात, ओशियन इकोनॉमी और ओशियन हेल्थ एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। जो इकोनॉमी ओशियन को तोड़ती है वो खुद अपनी नींव खो रही है। दूसरी बात, इक्विटी सेंट्रल है। कोस्टल कम्युनिटीज, इंडिजिनियस पीपल, स्मॉल स्केल फिशरमैन ये ओशियन के स्टेवर्ड हैं। इनका नॉलेज, इनका टेन्योर, उनकी पार्टिसिपेशन, ये सब डिजाइन कंडीशंस हैं, आफ्टर थॉट नहीं। तीसरी बात, ये लीवर्स फाइनेंस, गवर्नेंस, ह्यूमन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी अकेले काम नहीं करते, इन्हें मिलके अलाइन होकर काम करना होगा। चौथी बात, टूल्स हैं, एविडेंस हैं, केस क्लियर है। जो चीजें चाहिए वो है पॉलिटिकल विल, पॉलिटिशियंस, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स सब तरफ से अर्जेंटली और स्केल पर एक्ट करने की। दोस्तों ये रिपोर्ट एक डेयर की तरह है। ब्लू इकोनॉमी का फ्यूचर डिसाइड होगा इस डिकेड में। और ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है। हम कंज्यूमर्स हैं, हम वोट करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम चूज करते हैं कि क्या खरीदें, कहाँ घूमें, क्या सपोर्ट करें। समुंदर ने हमें दिया है बहुत कुछ, अब बारी है हमारी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया में ब्लू इकोनॉमी के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स को हम सिंपल भाषा में लाते रहेंगे।